बच्चों अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मेरे प्यारे बेटा हम लोगों ने किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए बॉयल्स लॉ, चार्ले लॉ, एवोगैड्रो लॉ एंड ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को एक्सप्लेन किया था। आज उसी से आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर के हवाले से मेरे बेटा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ने लगे। आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट ईयर का काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, या इसका मैं दूसरे लफ्ज़ों में शॉर्टकट और भी सवाल कर दूं तो वो कह सकता है प्रूव दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रूव इट। तो आज का हमारा लेक्चर इसी बात पे चलेगा, तो जो सुनतीएगा। आज भी समझो डेरिवेशन ही है मेरे प्यारे बच्चे। इस डेरिवेशन में सबसे पहली बात वही, आप गौर से सुनते रहिएगा। आप माशाल्लाह पिछले लेक्चर सारे पढ़ा चुका हूँ। इन लेक्चर को सुनने के लिए पिछले लेक्चर का याद होना ज़रूरी है, खासतौर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को बार बार लेके आ रहे हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मूव रैंडमली। याद है ना, रैंडम मूव करते रहते हैं, कभी किधर कभी किधर कभी किधर ट्रैवल करते हो। क्यों? क्योंकि जब मूव करते हैं दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड चेंज देयर डायरेक्शंस। आल्सो दे कोलाइड विद ईच अदर, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड चेंज देयर डायरेक्शन। अब ड्यूरिंग मोशन देयर कोलाइजन्स, बेटा कोलाइजन विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कोलाइजन्स आर इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक में मैंने क्या कहा, जब वो कोलाइड होते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनके मोमेंटम में कोई फ़र्क नहीं आता। उनकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कोई फ़र्क नहीं आता। तो जो ही मूव करते हैं तो प्रेशर इज रिजल्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ड्यू टू कोलाइजन। वो गैस जो ही वाल्स के साथ टकराते हैं तो वाल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी टकराने से ही प्रेशर अप्लाई होता है, कोलाइजन से प्रेशर एग्जल्ट होता है। तो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वाज गिवन बाय आरजे क्लासियस। आरजे क्लासियस ने काइनेटिक इक्वेशन की शक्ल में पेश किया था, याद होगा, पी वी इज इक्वल टू हाफ एम एन सी स्क्वायर बार। ये आरजे क्लासियस ने काइनेटिक इक्वेशन दी थी ताकि गैसेस के प्रेशर को मालूम किया जा सके। यहाँ पे m क्या था बेटा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सी स्क्वायर बार इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब मेरे प्यारे बच्चे इसी से आगे थोड़ा चलते हैं। हमने ये भी पढ़ा हुआ एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन इज। गैस मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन शो करते हैं, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू हाफ एम सी स्क्वायर पर मॉलिक्यूल्स। ये जो ई के लिखा है दैट रिप्रेजेंट द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये दोनों बातें पहले पढ़ चुके हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के एक्सप्लेनेशन में, याद होगा। हमने ये वाला पोस्टुलेट भी पढ़ा था एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाला, और काइनेटिक इक्वेशन भी पढ़ी थी। ये दोनों बातें हैं, आज इसी से थोड़ी एक्सप्लेनेशन लेके चलते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान में रखना, गौर से सुनिएगा। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो मैंने अभी यहाँ पढ़ाई है, इसकी राइट साइड को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 पे डिवाइड भी कर देते हैं। सुनो, डिवाइड क्या है बेटा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 ऑन द राइट साइड। राइट साइड से हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 पे डिवाइड भी कर देते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू 2/2 इंटू 1/3। इसको रीअरेंज करें, 3 को इधर ले जाएं, 2 को इधर ले जाएं, तो पी वी इज इक्वल टू 2/3 1/2। और बेटा अब यहाँ पे जो n है हम कह देते हैं ये n एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर है। तो फिर यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू 2/3 1/2 एम एन ए सी स्क्वायर बार। एन ए को बेटा ब्रैकेट से बाहर ले आए तो क्या हो जाएगा 1/2 एम सी स्क्वायर बार। तो पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन ए इंटू हाफ एम सी स्क्वायर। पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन ए हाफ एम सी स्क्वायर बार। अभी आपसे कहा था हाफ एम सी स्क्वायर बार इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो हम उस हाफ सी एम सी स्क्वायर के बजाय क्या लिख देते हैं, ई के
मीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स। अब मेरे बेटा इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। आगे चलते हैं। हमने जनरल गैस इक्वेशन भी पढ़ी थी फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। आपको पता है n मोल के लिए जनरल गैस इक्वेशन क्या थी? PV = nRT, याद है ना। 1 मोल के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो बेटा क्या बन जाएगा? PV = RT। ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए क्या बन गई? PV = RT। अब आपके पास इक्वेशन 2 भी है, इक्वेशन 3 भी है। आप क्या करें बेटा, अगर इनकी लेफ्ट साइड्स आपस में बराबर हैं तो राइट साइड भी बराबर होंगी। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें या इक्वलाइज करें, इक्वेशन 2 और 3, वी विल गेट 2/3 NaK = RT। ये वाली साइडें आपस में बराबर हो गई। अब बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों चीज़ें उस साइड पे ले जाएं। गौर से सुनो, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, 3RT हो जाएगा। 2Na इधर मल्टीप्लाई, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3RT / 2n हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हमें हासिल हो गई। अगर आप लोग इस इक्वेशन पे गौर करें, एवोगैड्रो नंबर भी एक नंबर है और मैं बार बार कह चुका हूँ नंबर कांस्टेंट होते हैं। 3 नंबर है कांस्टेंट है, 2 नंबर है कांस्टेंट है, R जनरल गैस कांस्टेंट है, R जनरल गैस, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये सारे फैक्टर्स क्या हैं बेटा? कांस्टेंट है। तो इनकी जगह कांस्टेंट लगा दूं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इक्वेशन नंबर 3 के मुताबिक एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मेरे ख्याल में इस बात की, यही बात मैंने शुरू में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बयान की थी कि हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि प्रूव हुआ विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बयान करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। गौर से सुनिएगा मेरे बेटा। एक तो बात आ गई क्या, इसी के इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं क्योंकि हमारा लेक्चर इसी इंटरप्रिटेशन पे था। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ, गौर से सुनिएगा मेरे बेटा, हम लोग इस इक्वेशन का सहारा लेके हीट फ्लो के बारे में बयान कर सकते हैं, हीट एक्सचेंज के बारे में बात कर सकते हैं। इट मीन्स व्हेन 2 बॉडीज कम इन कंटेक्ट, जब 2 बॉडीज को आपस में अटैच करते हैं, देन हीट फ्लो फ्रॉम हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। बेटा हार्ट से किसकी तरफ जाती है? हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू, और कैसे हीट फ्लो करेगी? ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, और इस वजह से हीट फ्लो करती रहेगी। मॉलिक्यूल टकराते रहेंगे तो एक हार्ड बॉडी वाला मॉलिक्यूल जो ही आगे टकराएगा अपनी एनर्जी नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स को, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट को, इस तरह बेटा हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो कर जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट कंटिन्यू, इस तरह प्रोसेस क्या है? कंटिन्यू अनटिल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल बिकम इक्वल। जब बेटा तमाम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी तो इस तरह क्या है? हीट फ्लो करती रहेगी। इसका मतलब दिस इक्वलाइज द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज। ये हीट फ्लो इसलिए कर रही है ताकि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इससे कन्फर्म होता है जब भी 2 बॉडीज को आपस में हम कंटेक्ट करते हैं तो हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट फ्लो करेगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम इक्वल देन हीट फ्लो विल स्टॉप। क्लियर? तो ये इस तरह हीट एक्सचेंज के हवाले से हम बयान कर सकते हैं कि हीट फ्लो करती क्यों है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। अगली बात सुनिएगा, हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गैसेज, लिक्विड और सॉलिड्स। इन गैसेज एंड लिक्विड्स, गैसेज और लिक्विड में आपको पता है मॉलिक्यूल थोड़ा रैंडमली मूव कर सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन शो कर सकते हैं। तो उनके अंदर गैसेज और लिक्विड के अंदर जो टेम्परेचर होता है दैट इज ए मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल।
लिक्विड और सॉलिड के अंदर टेम्परेचर किसकी वजह से होता है बेटा? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर। आपको पता है सॉलिड के अंदर फ्री मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। तो सॉलिड के अंदर टेम्परेचर किसकी वजह से होता है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। सॉलिड के अंदर टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा कि गैसेज और लिक्विड के अंदर टेम्परेचर किसकी वजह से होता है और सॉलिड के अंदर किसकी वजह से होता है। लास्ट बात एक और हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस वाली बात आ गई, एब्सोल्यूट ज़ीरो की, 0 केल्विन वाली बात आ गई। आपको शुरू से बता चुका हूँ कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन सीज। ये वो हम टेम्परेचर कहते हैं जिस पे क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल सीज हो जाता है, मॉलिक्यूल्स की मोशन सीज हो जाती है। और उसकी वैल्यू क्या थी? 0 केल्विन या -273.16 सेंटीग्रेड, एक्यूरेट वैल्यू हमने लिखी थी। और ये कहा था ये अनअटेनेबल है। क्यों? अब गौर से सुनना, क्योंकि आज की कोशिश के मुताबिक, करंट अटेम्प्ट्स के मुताबिक जो लोएस्ट टेम्परेचर अटेन हो सकता है वो है 10⁻⁻⁵ केल्विन या 0.00001 केल्विन। तो ये टेम्परेचर आज तक अटेन किया गया, इसका मतलब ये वाली रकम अटेन हुई है, अभी 0 केल्विन अटेन नहीं हुई। तो इस तरह काइनेटिक इंटरप्रिटेशन से हम ये कह सकते हैं कि हम अभी तक कितने टेम्परेचर अटेन करने में हासिल हुए हैं। अगर इतने टेम्परेचर अटेन करने में हासिल हुए हैं तो इससे अभी कन्फर्म होता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन इज़ अनअटेनेबल, वो अटेन नहीं हुआ या हासिल ही नहीं हो सका। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको, ये था असल, यहाँ तक मेरे बेटा गौर से सुनेगी, यहाँ तक थी अपना डेरिवेशंस प्रूव करके है। आगे जितनी मैंने थ्योरी की ये बातें आपसे की हैं, दीज आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इक्वेशंस। इस इक्वेशंस के एक्सप्लेनेशन दी कि टेम्परेचर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सब्सटेंस में किसकी वजह से होता है और कितना टेम्परेचर अटेन हो सकता है या अटेन हुआ है। तो दैट वाज ऑल अबाउट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ